Hello students, today we will learn about the basic concepts of macroeconomics. This is basically chapter 2 of class 12th macroeconomics. So start करते हैं अपना फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट. सबसे पहला जो आपके बेसिक कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी. आपको पता है हर कंट्री की अपनी टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, राइट? तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी इको में क्या फ़र्क होता है? अगर एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कंट्री, ये उसकी बाउंड्री है, तो इसके अंदर हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं. तो इको के हिसाब से इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है वो है आपके शिप्स और एयरक्राफ्ट्स. शिप्स और एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं? आपकी कंट्री से बाहर ऑपरेट कर रहे होंगे, फिर भी वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. फॉर एग्जांपल देखो, ये जापान है और ये यूएसए है, तो इनके बीच में एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तो वो एयर इंडिया की फ़्लाइट किसका पार्ट होगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का. तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ ज़रूरी है इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए. यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट इंडिया की डोमेस्टिक ये वाली टेरिटरी जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसके बाहर है, फिर भी एज़ पर इको वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है. नेक्स्ट आपके आते हैं फिशिंग वेसल्स. आपके फिशिंग वेसल्स होते हैं वो बाहर पानी के अंदर हैं, लेकिन आपने उनका एक्सक्लूसिव राइट लिया हुआ है. यहाँ के रेजिडेंट्स ने उसका राइट लिया हुआ है. वो पानी बाहर है, इंडिया की ऑब्वियसली टेरिटरी से बाहर है, लेकिन आपने उस पर एक्सक्लूसिव राइट लिया हुआ है. ऐसे फिशिंग वेसल्स हो गए, आपके ऑयल हो गई या फिर नेचुरल गैस हो गए, ये भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. क्यों? क्योंकि उस पर राइट किसका है? इंडिया के रेजिडेंट का राइट है. थर्ड आपके आते हैं एम्बेसीज. एम्बेसीज किसी भी कंट्री की कहीं भी हो, वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर एम्बेसी इंडिया की एम्बेसी है यूएसए के अंदर, तो यहाँ मेरी एम्बेसी है, तो लेकिन वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. वैसे ही इंडिया के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर एक एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी, तो क्या हम कहेंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर तो है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि एम्बेसीज जिस कंट्री की होती हैं वो उसी की कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है. वैसे एम्बेसीज के अलावा कंसुलेट्स होते हैं. ये क्या हो सकते हैं? बेसिकली ऑफिसेज, बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर हम यहाँ के लोग जाके दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वो भी हमारी कंट्री का ही पार्ट होते हैं. इसके अलावा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज, ये कहीं पर भी हो, जिस कंट्री के होते हैं उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाते हैं. लाइकवाइज ये तो चीज़ें हमने समझ ली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री के बाहर हैं फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, इंडिया में है लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक आपने यही समझ लिया एम्बेसीज. अगर फॉरेन एम्बेसी है, बाहर किसी कंट्री की एम्बेसी है और वो इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा. ऐसे ही आपके यहाँ पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया WHO हो गया, ILO हो गया वगैरह, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो सकते हैं हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में इंडिया के अंदर ही हो, लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगा. अब आप जैसे CUT की तैयारी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली देखो आप कि किस तरीके से डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पे MCQ पूछा जा सकता है. वो क्या करेंगे? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे A, B, C and D, और क्वेश्चन पूछ लेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ या फिर विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए. फॉर एग्जांपल, एम्बेसी इन USA, या फिर लिख देंगे WHO ऑफिस इन इंडिया. तो आपसे पूछेंगे, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. तो हम कहेंगे हमारी एम्बेसी इंडिया USA में है, इंडियन एम्बेसी USA में है, तो
तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका MCQ आएगा कि ये चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका है वो रहेगा आपका नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट, कि कौन लोग एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। जैसे हम और आप हैं, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल जो कंट्री के अंदर रिसाइड कर रहा है। रिसाइड देखो, रेजिडेंट की स्पेलिंग में रिसाइड वर्ड आ रहा है ना, तो एक कंट्री के अंदर आप रिसाइड कर रहे हो प्लस आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाएगा। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या मतलब है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है आप उसी कंट्री से, आपकी अर्निंग स्पेंडिंग वहीं हो रही है, आप उसी कंट्री से अर्न कर रहे हो, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो जाओगे। लेकिन ये अर्निंग जो आप कर रहे हो एटलीस्ट 1 ईयर हो जाना चाहिए आपको अर्न करते हुए। 1 साल से ज़्यादा तक अर्न कर रहे हो उसी कंट्री से, तभी आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बाहर के हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जैपनीज़ हो और आप इंडिया के अंदर आए और आप इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में है, लेकिन आपको अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तो इसका मतलब आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाओगे, बिकॉज इट इज़ लेस देन 1 ईयर। तो जब आपको 1 साल पूरा हो जाता है उसके बाद आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकते हो, अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर लाई करता है तो इसका मतलब कुछ लोग इंडिया में रह रहे होंगे फिर भी यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। कौन होते हैं ऐसे लोग? देखो, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट्स, विजिटर्स। जो टूरिस्ट और विजिटर्स होते हैं, कभी कभी इनको भी 6-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, अर्निंग थोड़ी कर रहे हैं हमारे यहाँ से, प्लस इतना टाइम के लिए विजिट नहीं करते वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एम्बेसीज। एम्बेसीज मैंने बताया था आपको, जैसे एम्बेसी है हमारे यहाँ पे, कोई फॉरेन एम्बेसी है US की, तो USA की जो एम्बेसी है उसके अंदर फॉरेन स्टाफ लगा हुआ होगा, तो वो स्टाफ जो होगा वो USA का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। लाइकवाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ का NRI नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगे हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है जो एम्प्लॉयज़ इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एक तो आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हमारे रेजिडेंट होंगे? नहीं होंगे। वैसे ही जो एम्प्लॉयज़ इनकी रेजिडेंटशिप कहाँ की होगी? जिन कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके जो एम्प्लॉयज़ है, अगर इसके अंदर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय लगा हुआ है जो कि इंडिया का है, तो वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर वो एम्प्लॉय अमेरिका का है तो अमेरिका का नॉन रेजिडेंट हो गया, वो अफ्रीका का है तो अफ्रीका का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। तो जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं क्रू मेंबर्स। आपकी शिप जा रही है, क्रू जा रहा है, वो जो क्रू मेंबर्स होंगे वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए दूसरे स्टे करते हैं दूसरी कंट्रीज़ वगैरह के अंदर, लेकिन अगर उनका स्टे लेस देन 1 ईयर है तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा आते हैं आपके बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स को क्या होता है, काम करने के लिए इधर उधर कभी बॉर्डर्स के इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। ओके, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। Okay, now let us learn the difference between citizenship and residentship. अभी हमने नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ा, मतलब रेजिडेंटशिप के बारे में पढ़ा। अब हम सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं और देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है। आपको सिटीजनशिप कैसे मिलती है? किसी कंट्री के आप सिटीजन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया के सिटीजन हूँ, क्यों? क्योंकि बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाती है। आप जिस कंट्री में पैदा हुए होगे आप उस कंट्री के सिटीजन बन गए। अदरवाइज क्योंकि ये लीगल सिटीजनशिप कंसेप्ट होता है, तो बाय लॉ भी आप किसी कंट्री की सिटीजनशिप गेन कर सकते हो। आपने लॉ में, इंडिया के लॉ में, आप इंडिया में आए, आपने इंडिया के लॉ में अप्लाई करा सिटीजनशिप के लिए, और अगर आप हमारा लॉ आपको ग्रांट कर देता है सिटीजनशिप, तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए।
जैसे कई कंट्रीज़ के लोग आपने देखा होगा, अगर आप उस कंट्री में जाके किसी से शादी कर लेते हो तो आप उस कंट्री के सिटीजनशिप होते हो, क्योंकि उनका लॉ बोलता है ऐसे। तो लाइकवाइज सिटीजनशिप कैन बी गेन बाय बर्थ, वी कैन गेन सिटीजनशिप, और बाय लॉ वी कैन गेन सिटीजनशिप। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेजिडेंटशिप के बारे में कि रेजिडेंटशिप कैसे गेन की जाती है। अगर हम रेजिडेंटशिप की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये कोई लीगल कंसेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंटशिप में ये इंपॉर्टेंट है कि उस इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के अंदर लाई करता है तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो गए, प्लस आपको मिनिमम 1 ईयर वहाँ स्पेंड करना ही है। अगर 1 ईयर से आपका कम डेज जा रहे हैं तो इसका मतलब आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते। तो क्या एक इंसान ऐसा हो सकता है कि सिटीज़न है किसी कंट्री का, रेजिडेंट है किसी और कंट्री का, ऐसा पॉसिबल है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडिया से बाहर गए, ठीक है, आप इंडिया से बाहर गए अफ्रीका, ठीक है, आप इंडिया में बर्थ है तो आप इंडिया के सिटीज़न हो। आपने अफ्रीका में काम करा, आपको काम करते करते 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद आप अफ्रीका के रेजिडेंट कहलाओगे। तो देखो, आपके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, रेजिडेंटशिप हो गई, आपको अफ्रीका की रेजिडेंटशिप मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन एक कंट्री का रेजिडेंट है और एक कंट्री का सिटीजन है। अब हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट है आपका एक फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। अगर हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, तो हमें पता है अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो जानते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो हमें पता है क्या होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या होगा? जनरेट होगी इनकम, ठीक है। तो वो इनकम उनकी फैक्टर इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, लैंड की इनकम क्या होती है? रेंट इज़ अ फैक्टर इनकम। लेबर इनकम होती है वेजेस, विच इज़ अ फैक्टर इनकम। कैपिटल की इनकम हो इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम। और एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है प्रॉफिट, जो कि फैक्टर इनकम है। अब ध्यान से देखो, ये सारे इनकम्स उनको तब मिली है जब उन्होंने कोई ना कोई गुड्स या सर्विस ऑफर करा है, उन्होंने कोई सर्विस ऑफर करी है। फॉर एग्जांपल, लेबर ने अपनी सर्विस ऑफर करी, उसके रिटर्न में उसको वेजेस मिली हैं। किसी ने आपको पैसा दिया, आप उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब गिव एंड टेक होता है फैक्टर इनकम में। ये बायलेटरल होती हैं। अगर हम बायलेटरल का मतलब समझे, बायलेटरल का मतलब 2 साइड फ्लो, बायलेटरल फ्लो हो रहा है। एक जगह से सर्विस जा रही है या फिर कोई गुड्स वगैरह जा रहे होंगे, दूसरी जगह से उसकी इनकम आ रही है। ऐसी इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जो किसके रिटर्न में पे की जाती है? फैक्टर सर्विसेज। आप फैक्टर सर्विस लेते हो, उनके रिटर्न उनको इनकम जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड योर फैक्टर इनकम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र इनकम की, तो ये एक ऐसी इनकम होती है जो यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड फ्लो हो रही है, A to B जा रही है, लेकिन B से इन रिटर्न सर्विसेज नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है A, उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स को रेमिटेंस भेजे, पैसे भेजे दूसरी कंट्री में, ठीक है। इनके पेरेंट्स इंडिया में और ये USA में। तो अब ये जो पैसे जा रहे हैं, उसके बदले पेरेंट्स कोई सर्विस थोड़ी दे रहे हैं, पेरेंट्स उन्हें कोई गुड्स थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो रेमिटेंसेज होती हैं, ये 1 वे फ्लो है। तो 1 वे यूनिलेटर मतलब 1 वे फ्लो। तो ये जो 1 वे फ्लो है, इसके रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा, तो ये किसके अंदर आएंगी? ट्रांसफ़र इनकम में। लाइकवाइज आपके गिफ्ट्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, डोनेशंस वगैरह होती हैं, ये सब फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। अब एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है ओल्ड एज पेंशन। तो क्या उन ओल्ड एज पीपल से गवर्नमेंट कुछ सर्विस इन रिटर्न मांगती है? नहीं। तो ये ऐसा इनकम है जो गवर्नमेंट से ओल्ड एज लोगों की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से इन रिटर्न कोई सर्विस नहीं आ रही। तो ऐसी उनकी जो ओल्ड एज लोगों की जो इनकम होती है, उन्हें हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ये होगी ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसी तरीके से आप टैक्सेस भर रहे हो,
आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे हो, आप टैक्सेस दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए तो ट्रांसफ़र इनकम है, आपने ट्रांसफ़र पेमेंट कर दी, आप इन रिटर्न डायरेक्टली कुछ नहीं मांगते गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट से। लाइकवाइज गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, तो क्या आप इन रिटर्न डायरेक्टली कोई सर्विस देते हो गवर्नमेंट को? नहीं, उन सब्सिडीज़ के रिटर्न में आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो ऐसी इनकम, ऐसी पेमेंट्स को ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम के रिटर्न कोई सर्विसेज दी जाती हैं, ट्रांसफ़र इनकम आपको वन वे ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र इनकम से हमारी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पड़ता है। फैक्टर इनकम अगर जनरेट हुई है तो उसने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो दिया ही होगा। ओके, तो अब और क्लैरिटी लेते हैं टॉपिक के बारे में। अगर हम दोनों कंसेप्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कंसेप्ट है, आपने पैसा कमाया है, ठीक है, तो इट इज़ एन अर्निंग कंसेप्ट। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम की, तो एक रिसीविंग कंसेप्ट है। आप तो रिसीविंग कंसेप्ट बोल सकते हैं, रिसिप्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ये एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, इसमें चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं, इन रिटर्न आपने कुछ पेमेंट नहीं करी। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करी जाए तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ रही है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है। इससे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है वो हम काउंट करते हैं कब, जब हम अपनी डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो उस वक्त किसको कंसीडर किया जाएगा? फैक्टर इनकम को। इसका मतलब हम क्या करते हैं, अपनी सारी इनकम में से फैक्टर इनकम को तो कंसीडर करेंगे डोमेस्टिक नेशनल में, लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे तो उस वक्त हम ट्रांसफ़र इनकम को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी फ्लो नहीं हुआ, वो बस एक रिसिप्ट कंसेप्ट है, पैसा आपके पास आ रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर मेजर कंसेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जैसे हमने इनकम पढ़ ली, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि चार आपको एमसीक्यूज दे दिए और उसमें से पूछेंगे विच वन इज़ द फैक्टर इनकम। ठीक है, लाइकवाइज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में कैसे आ सकता है, 4 एमसीक्यू दे दिए आपको 4, और उसके अंदर क्या होगा, आपको ये पूछेंगे विच वन इज़ द फाइनल गुड। ठीक है, तो अब देखते हैं फाइनल गुड होता क्या है। फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो 2 पर्पज़ से यूज़ करते हो आप, या तो आप कंजम्पशन पर्पस से यूज़ करते हो। जब भी गुड्स के डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पर्पस से करते हैं कि उसका यूसेज क्या है। तो फाइनल गुड के 2 यूज़ होते हैं, या तो आपने उसको कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करा है, या फिर उसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए वो गुड यूज़ करा है। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 गुड्स आएंगे, कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो हम इसे कंजम्पशन गुड्स बोल देंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपने गुड्स यूज़ करे हैं तो उसे हम बोल देंगे कैपिटल गुड्स। तो दोनों में देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या होता है। फाइनल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो गए हैं, ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गए हैं, चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी तो तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती है, रीसेल होती है तब भी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती है। जब सब कुछ हो गया तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकली, लोगों ने उसे ख़रीदा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसने एक आइटम खरीदी, फॉर एग्जांपल उसने परचेज़ करी, एक टीवी ख़रीदा। अब वो उस टीवी को घर में बैठ के देखेगा, यूज़ करेगा, तो टीवी उसके लिए एक कंजम्पशन हो रही है, तो वो हो गया एक कंजम्पशन गुड। एक और एग्जांपल लो, एक फर्म है, फर्म ने क्या करा, फर्नीचर खरीदा। अब ये जो फर्नीचर फर्म ने खरीदा है, ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर तो आ गया क्योंकि फाइनल यूज़ होगा अब इसका। ये जो फर्नीचर फर्म ने खरीदा है, ये फर्नीचर सालों साल उसके पास पड़ा रहेगा, फॉर मोर देन 1 ईयर तो पड़ा ही रहेगा। तो ये फर्नीचर मोर देन 1 ईयर पड़ा रहेगा, तो इसमें उसने कहेंगे इन्वेस्टमेंट कर दी, ये हो गया आपका कैपिटल गुड।
तो इसका मतलब कौन यूज़ कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि वो गुड कंजम्पशन है या कैपिटल गुड है। सेम गुड कंजम्पशन और कैपिटल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल टीवी ए ने खरीदा तो कंजम्पशन गुड, टीवी फर्म ने खरीदा है तो वो इन्वेस्टमेंट गुड है, वो उसको यूज़ करेगी सालों साल, इन्वेस्टमेंट गुड है। हम भी यूज़ करेंगे लेकिन हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज़ कंजम्पशन गुड। तो इसका मतलब फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, पूरा प्रिपेयर हो गए, कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स के भी दो पर्पस होते हैं। हम उन्हें इसलिए परचेज करते हैं या फिर हमें रीसेल कर रहे हैं, हम उसे बेच देंगे या फिर हम उन गुड्स से फर्दर प्रोडक्शन करेंगे और किसी आइटम को प्रोड्यूस करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन। रीसेल का एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक हम कैटेगरी लेते हैं मिल्क। अगर मिल्क एक पर्सन परचेज करता है, ए ने मिल्क खरीदा और वो उसको यूज़ कर लेगा, ड्रिंक कर लेगा, फिर किसी भी घर के यूज़ के लिए कर लिया। अगर उसने अपने ड्रिंक कर लिया उसको तो उसने तो कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर ये कंजम्पशन गुड है। अब एक और देखो, मिल्क परचेज करा एक फर्म ने, वो फर्म क्या करेगी, उस मिल्क को आगे बेच देगी, किसी और को बेच रही है। तो अब ये फर्म ने जो मिल्क परचेज करा है या फिर किसी शॉप ने मिल्क परचेज करके आगे बेच दिया, तो रीसेल पर्पस के लिए मिल्क परचेज करा गया है। तो इसका मतलब जिस पर्पस के लिए मिल्क को परचेज किया गया था, अकॉर्डिंगली ये आपका इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्यों? क्योंकि इसको रीसेल के लिए खरीदा गया है। ठीक है, लाइकवाइज हम इसी मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक स्वीट शॉप है, उसने क्या करा, इस मिल्क को यूज़ करा और कुछ स्वीट्स बना ली, तो अब तो वो मिल्क यूज़ हो गया, गायब ही हो जाएगा आपके उससे। तो इस क्या हुआ यहाँ पर, ये मिल्क स्वीट शॉप ने यूज़ करके स्वीट्स बना लिए हैं, तो ये फर्दर प्रोडक्शन, उससे कुछ प्रोड्यूस हो गया है, तो फर्दर प्रोडक्शन। इसका मतलब सेम प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, एक मिल्क कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, वही मिल्क आपका इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है अगर रीसेल के लिए यूज़ करा, वही मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो सकता है अगर आपने उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करा है। तो इसका मतलब आपका सेम प्रोडक्ट कैन बी फाइनल गुड, कैन बी इंटरमीडिएट गुड, डिपेंड्स अपॉन पर्पस, किस पर्पस के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ पे, उसकी यूज़ पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ओके, अब हम इंटरमीडिएट गुड से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट समझेंगे। तो दो चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि इंटरमीडिएट गुड्स विल आइदर बी रीसोल्ड, उसको बेचा जाएगा दोबारा, या फिर विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर लोगे। ये तो चीज़ क्लियर है। अब इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपको क्या समझना है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है, दीज फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिमेन इन प्रोडक्शन बाउंड्री, दे रिमेन विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर अभी कुछ वैल्यू एडेड होनी है। अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी इसमें वैल्यू एडेड होनी है। वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड, कि अभी इनके अंदर वैल्यू एडेड होनी है, ये फाइनल नहीं है, चाहे प्रॉफिट ही क्यों ना ऐड होना हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड होना है अभी इसके अंदर। तो ऐसे प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो बाउंड्री के अंदर होते हैं, जिसमें अभी हमने वैल्यू ऐड करनी है। इनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड डिमांड देखते हैं हम क्या होता है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है जिन प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मुझे चेयर चाहिए, चेयर के लिए वुड लगेगी, तो मैंने तो वुड नहीं मांगी, मैंने तो चेयर मानी है। चेयर जो मैंने मांगी है उसकी ये तो डायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्टली मैंने इस प्रोडक्ट की, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड डायरेक्ट होती है। लेकिन जो चेयर की वजह से जो वुड की डिमांड क्रिएट हुई है, ये इसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। लाइकवाइज वुड की वजह से किसकी डिमांड क्रिएट होगी? लेबर की। आपने चेयर बनानी है, आप वुड लेकर आओगे, प्लस वुड से चेयर में कन्वर्ट करोगे, तो आपको लेबर की डिमांड चाहिए होगी, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सब की डिमांड डिराइव्ड ही होती है। ठीक है, कि आपको चीज़ें चाहिए तो फिर आपको चेयर चाहिए, तो वुड की डिमांड डिराइव्ड डिमांड है। वुड इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, वुड एक इंटरमीडिएट गुड हो गया आपके लिए। नेक्स्ट समझते हैं इंटरमीडिएट गुड के बारे में। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो आपको देखने में तो लगेगा ये तो फाइनल गुड है, लेकिन वो इंटरमीडिएट ही होंगे। फॉर एग्जांपल डिफेंस।
डिफेंस के लिए जो गुड्स पर्पस के लिए गवर्नमेंट खरीदती है, मिलिट्री पर्पस के लिए कुछ गुड्स खरीदती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफेंस पर्पस के लिए हमने खरीदा कोई एयरक्राफ्ट, ट्रक वगैरह आते हैं ना, वो सब हमने खरीदा। तो इस केस में ऐसा लग रहा होगा ट्रक तो एक इन्वेस्टमेंट है, वो तो फाइनल गुड हो गया। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ों को यूज़ करके गवर्नमेंट अपनी डिफेंस सर्विस देगी, इसीलिए अभी उससे कोई सर्विस, जैसे प्रोड्यूसर तो हम समझ जाते हैं कि वुड से चेयर हो रही है, वैसे ये सब आइटम खरीदते के गवर्नमेंट अपने डिफेंस की सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स का ही पार्ट होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसको माइंड में बिठा लो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए अगर आपने कुछ खरीदा है, इफ़ यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम मिलिट्री पर्पज़, तो वो भी गवर्नमेंट एक सर्विस दिलवाने के लिए खरीद रही है। तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए चीज़ परचेज करी गई आइटम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगी। इंटरमीडिएट के गुड्स की वैल्यू, फाइनल गुड्स अगर हम बात करते हैं इनकी वैल्यू का, तो फाइनल गुड के अंदर ऐड हो ही जाती हैं। अगर मैंने चेयर की वैल्यू ली है तो वुड की वैल्यू उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडेड हो ही गई है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड में मर्ज अपने आप हो जाती है। इसीलिए हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने चेयर की वैल्यू इंक्लूड करी है तो वुड के ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, तो हम दोबारा नहीं ऐड करेंगे। तो नेशनल इनकम निकालते वक्त आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में एक बात और समझनी है कि अगर आपके इंटरमीडिएट गुड्स एक ईयर को पास कर जाते हैं तो अब हम उन्हें इंटरमीडिएट गुड नहीं फाइनल गुड ही बोलेंगे। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाते होंगे। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो तो फाइनल गुड की कैटेगरी में आ गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे हम वुड का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास वुड की स्टॉक पड़ी हुई है, ठीक है 50, आपने इसको यूज़ अप करा प्रोडक्शन प्रोसेस में। इस 50 में से 30 तो आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने उससे चेयर बना ली। इस 50 के स्टॉक में से 20 तो बच गई। अब ये 20 नेक्स्ट ईयर जाएगी, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आप इस 20 को यूज़ करोगे। तो अब देखो हम कैसे कंसिडर करते हैं। आउट ऑफ 50 जो 30 प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो गई, दैट इज़ आर इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जो 20 नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगी, ये हमारा फाइनल गुड होगा। अब ये हम फाइनल गुड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स्ड एसेट में नहीं होती, स्टॉक में भी हो सकती है। तो हम कहेंगे हमने अपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो नेक्स्ट ईयर पहुंच गई है, तो वी विल नॉट कंसीडर इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। हम क्या मानेंगे कि ये एक फाइनल गुड है। 20 विल बी आर फाइनल गुड एंड 30 विल बी इंटरमीडिएट गुड। अब हम फाइनल गुड्स को भी अच्छे कैटेगरी से समझ लेते हैं। फाइनल गुड्स के बारे में हमें ये क्लियर हो गया कि फाइनल गुड को या तो आप कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करोगे या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये आपको क्लियर है। तो अब देखते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किस तरीके के गुड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्किट खाया तो कंजम्पशन पर्पस है, समझ आ जाएगा कि वो एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ हो गुड, कंजम्पशन गुड कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। पहली कैटेगरी देखो, आप किस तरह के गुड्स को कंज्यूम करते हो। पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स हमें देखने में लगेगा कि इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एक पर्सन ने अपने घर के लिए करी है, तो उसे हम कंजम्पशन गुड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा एक रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे जो आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है आप कहोगे मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूज़ तो घर में ही हो रहा है, तो आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, डेली उसका यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, अपने घर के अंदर ही कंजम्पशन हो रही है। तो रेफ्रिजरेटर आपका ड्यूरेबल गुड है। ड्यूरेबल का मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत सालों तक चलेंगे, मोर देन 1 ईयर आप इसे चला ही लोगे, है ना। तो मोर देन 1 ईयर चलाए तो ड्यूरेबल गुड है, रेफ्रिजरेटर एक ड्यूरेबल गुड है। लेकिन किस कैटेगरी में फॉल आएगा? कंजम्पशन गुड की कैटेगरी के अंदर फॉल आएगा रेफ्रिजरेटर। अगर सेम सिचुएशन हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, अगर एक फर्म ने, इन्वेस्टमेंट का मतलब सेम चीज़ फर्म खरीदी है, अगर फर्म ने रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया तो अभी फर्म ने खरीद लिया है, ठीक है, तो फर्म क्या कहेगी, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर उसके सालों साल चलता रहेगा, उसके एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे, लेकिन फर्म कहेगी मैंने ये
इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम प्रोडक्ट अगर एक इंडिविजुअल ने खरीदा है घर के लिए तो वो उसका कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन गुड होगा। अगर सेम प्रोडक्ट एक फर्म ने खरीद दिया तो हो सकता है वो क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, रेफ्रिजरेटर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है तो दैट विल बी कैपिटल गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की भी कंजम्पशन करते हैं। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, वो आप क्लोथ्स को ऐसा तो नहीं है एक हफ्ते पहन के फेंक दोगे, आप कहोगे 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, लेकिन 1 साल से कम भी चलते हैं क्लोथ्स। तो ऐसे गुड्स जो होते हैं जो मतलब 1 ईयर के अराउंड ख़त्म हो ही जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्रोकरी, शूज़, क्लोथ्स, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। विद इन अ ईयर हम माना जाता है कि विद इन अ ईयर आप इसे कंज्यूम कर लोगे, बहुत अच्छे से रखते हो तो इट्स ओके। लेकिन ऐसी चीज़ों को जो क्रोकरी, क्लोथ्स वगैरह माना जाते हैं इन्हें हम सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी के अंदर मानते हैं और ये भी एक कंजम्पशन गुड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे, आप उनको यूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया और ऑब्वियसली विद इन 1-2 दिन में उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, कंजम्पशन गुड है, नॉन ड्यूरेबल गुड। इन गुड्स के अलावा आप कुछ सर्विसेज भी कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हो, आप टीचिंग सर्विस इंक्लूड कर रहे हो, टीचिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो ना, तो टीचिंग सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ योर कंजम्पशन गुड। नाउ लेट्स मूव टू कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, आपको ये किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करा तो हम उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल गुड्स का पर्पस है, इसका पर्पस ये है प्रोडक्टिव पर्पस। हम इसे प्रोडक्टिव पर्पस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे फर्दर प्रोडक्शन होगी, ये प्रोडक्शन के अंदर किसी ना किसी तरीके से मदद करेंगे। ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते, दे डू नॉट लूज आइडेंटिटी, लूज़ नहीं करते, दे डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वुड खरीदी थी तो वो अब चेयर बन चुकी है, तो वुड ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दिया। वुड तो कहीं दिख नहीं रही, चेयर दिख रही है, तो उसने आइडेंटिटी लूज़ कर दिया। लेकिन अगर मैंने एक मशीन खरीदी है तो वो मुझे प्रोडक्शन में मदद करेगी, प्लस ये गायब नहीं होगी, ये रहेगी वहीं पर, काफ़ी सालों तक पड़ी रहेगी मशीन, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेगी। रादर हम इसे रिपेयर कराएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन होगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, रिपेयर वगैरह मांगेगी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पस कैपिटल गुड हो गया आपका, ठीक है। इनकी डिमांड भी डिराइव्ड ही होती है, तो इसका मतलब इनकी डिमांड भी डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने मशीन की डिमांड नहीं करी थी, मैंने तो चेयर की डिमांड करी थी। इन रिटर्न आप ऐसी मशीन लेकर आए जो चेयर बनाता है, तो इसका मतलब मशीन की डिमांड भी डिराइव्ड डिमांड होता है। इंटरमीडिएट गुड्स की तरह इनकी डिमांड भी डिराइव्ड डिमांड ही होती है।